किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी तो किसानों के दिल की बातें किसान वाणी कार्यक्रम में भाइयों ने लगा रखी हैं कद्दू वर्गीय सब्जियां, और उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, ये हम जानते हैं। इसलिए आज हम इस कार्यक्रम में जो पहली जानकारी है वो सब्जियों के संबंध में ही लेके आए हैं। भाइयों, हरियाणा में कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनका अपना स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अपने हरियाणा राज्य में घिया, करेला, तरककड़ी, कद्दू पेठा, तोरी, चप्पन कद्दू, टिंडा, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये प्रमुख रूप से सब्जियां हैं उगाई जाती हैं। ये सब्जियां पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें अनेक खनिज और विटामिन पाए जाते हैं जो कि इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। और साथ ही साथ ये जो सब्जियां हैं ये अपने किसान भाइयों के लिए आमदनी का एक अच्छा जरिया भी हैं, एक अच्छा साधन भी है। इन सब्जियों के उत्पादन में और इनकी गुणवत्ता को अनेक प्रकार के जो कारक हैं वो समय समय पे प्रभावित करेंगे, ये तो लाजमी है। और इन कारकों में से एक प्रमुख कारक इनमें लगने वाली बीमारियां ही हैं जो मुख्य रूप से फफूंदी से पैदा होती हैं। तो इन बीमारियों की सही समय पे सही पहचान करके और फिर उचित रोकथाम करके फसल का हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और वहीं स्वस्थ फसल का उत्पादन जब हम करते हैं खेत में तो वो फिर मंडी में जा कर के उसका अच्छा हमें फ़ायदा भी मिलता है। तो बहुत लाजमी है कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां जिन भाइयों ने खेतों में उगा रखी हैं उनका हम ढंग से देखभाल करें। और देखभाल में आता है कि भाई जो बीमारी लगेगी उसका हमने नियंत्रण करना। तो बेल वाली सब्जियों में या कद्दू वर्गीय सब्जियों में पाउडरी मिल्ड्यू कह लो या चूर्ण आसिता या चिट्टा रोग, ये प्रमुख रोग हैं जो एक प्रकार की फफूंदी से ही पैदा होता है। और इस रोग का प्रकोप खास तौर से जैसे जैसे खुश्क मौसम है, जितना ज़्यादा खुश्क मौसम होगा उसी हिसाब से ये रोग भी बढ़ता है। इस रोग से प्रभावित पौधों के तने और पत्ते और दूसरे भाग सफ़ेद पाउडर जैसी उन पर परत जम जाती है। शुरुआती हालत में तो ये सफ़ेद धब्बे बनेंगे, लेकिन बाद में फिर ये उन पर पत्तों पर परत बना लेते हैं। और इस परत के बढ़ने से पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो कमज़ोर पड़ जाती है। भाइयों, जानते हो आप कि जो सूरज की किरणें हैं वो पौधे को भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी हम इंसानों को। तो जब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो उसके प्रभाव की वजह से, उस पाउडर के प्रभाव की वजह से, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी कहें, पौधों की बढ़वार पर बुरा असर पड़े और पौधों की बढ़वार रुक जाए, पत्तियां समय से पहले गिरनी शुरू हो जाएं। आखिरकार फसल की पैदावार में भी कमी होती है और जो पैदावार है उसकी गुणवत्ता में भी भारी कमी देखने में आती है। तो इस बीमारी से अपनी फसल को निजात दिलाने के लिए पहली बात तो ये है कि मिट्टी की जांच करवा के और फिर हमने अपने खेत में उर्वरकों का सिफारिश के आधार पर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम अंधाधुंध खादों का इस्तेमाल करते हैं तो भी हम बीमारियों को ही न्योता देते हैं। उधर से जेब भी ढीली करते हैं गैर ज़रूरी खाद डाल डाल के,
तो वहीं हम अपनी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो मिट्टी की जांच करवा के हमने खादों का इस्तेमाल करना एक इलाज, और दूसरा ये कि बीमारी के लक्षण दिखने पर गंधक का धूड़ा ले लें, सल्फर डस्ट जिसको कहते हैं, 8 से 10 किलो 1 एकड़ की दर से सुबेरे के टाइम चाहे शाम के टाइम छिड़काव कर दें। गंधक का धूड़ा या कह लो अंग्रेजी में सल्फर डस्ट। पर ध्यान रखने वाली बात ये कि इस सल्फर के डस्ट को खरबूजे की फसल में हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो खरबूजे की फसल जो है उसमें फिर क्या करें, सवाल तो उठेगा। तो खरबूजे की फसल पे आधा किलो घुलनशील गंधक ले लें, घुलनशील गंधक, और 200 लीटर पानी में मिला लें, और इस जो घोल है इस घोल का छिड़काव 1 एकड़ खरबूजे की खड़ी फसल पे कर दें। तो खरबूजे की फसल में भी ये जो पाउडरी मिल्ड्यू है या जो चूर्णास्ता है या जो चिट्टा रोग है, इसका समाधान, इसका प्रबंधन हो जाएगा। अब बात करेंगे दूसरी बीमारी की कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक बीमारी लगती है जिसको कहते हैं एंथ्रेक्नोज, और ये बीमारी भी फफूंदी से ही पैदा होती है। इस बीमारी के प्रभाव में फसल के पत्ते और फल उन पर धब्बे बनते हैं। शुरू में ऐसे लगेंगे में धब्बे जैसे जलसिक्त हों, जैसे पानी से के धब्बे हों, पानी सोख रखा हो, और बाद में ये धब्बे पीले रंग के हो जाएं और भूरे काले रंग के हो जाएं। तो इस तरीके से ये फसल को नुकसान पहुंचावें। तो इसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम बिजाई करें तो उस वक़्त हमने बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए, और दूसरी बात स्वस्थ बीज बोना चाहिए। और अगर अब जो मान लिया फसल बो ही दी है तो अब क्या करना कि बीमारी के लक्षण जब फसल पे आवें तो मैनकोजेब दवाई है, मैनकोजेब, और ये फफूंदनाशक दवाई है। 400 ग्राम दवाई ले लें, 200 लीटर पानी में घोल बना लें, प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर दें, तो इस बीमारी की रोकथाम हम करने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर एक छिड़काव से बात ना बढ़े तो 10-15 दिन के अंतर पे हम दूसरा छिड़काव भी कर सकते हैं। एक और बीमारी कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगती है भाइयों, जिसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू की क्या पहचान? इस रोग से प्रभावित पौधों के पत्तों की ऊपरी सतह पर पीले या नारंगी रंग के धब्बे बनते हैं, जो कि पत्तों की शिराओं के बीच तक सीमित रहते हैं, और नम मौसम में इन धब्बों की निचली सतह पर सफ़ेद या हल्के बैंगनी रंग का पाउडर दिखाई देगा, और रोग का जब प्रकोप हो जाएगा ज़्यादा तो फिर पत्ते फसल के सूख जाएंगे और आखिरकार पौधा मर जाता है इस बीमारी की वजह से। तो इसका इलाज क्या करें? एक तो जो लौकी की जो प्रजाति के जितने भी खरपतवार हैं उनको तो ख़त्म करना चाहिए। दूसरी बात ये कि प्रभावित फसल पे मैनकोजेब दवाई ले लें या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई ले लें। 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी, इस दर से हमने छिड़काव के लिए घोल तैयार करना और फसल पे छिड़काव करना। भाइयों ध्यान यहाँ भी एक बात का रखना पड़ेगा कि जो खरबूजे की फसल है, जिन भाइयों ने खरबूजा खेत में लगा रखा है और खरबूजे की फसल में अगर डाउनी मिल्ड्यू का रोग आ रहा है, बीमारी आ रही है, तो फिर खरबूजे की फसल पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवाई है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब एक और बीमारी के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है गम्मी कॉलर रोट। गम्मी कॉलर रोट कह लो तोंदनुमा तना विगलन। ये बीमारी खरबूजे की बीमारी है, अप्रैल और मई के महीने में लगेगी। प्रभावित पौधों के तने भूमि की सतह से पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे और जिसमें से बाद में गूंद जैसा चिपचिपा सा पदार्थ निकलने लगता है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये बीमारी आ सकती है फसल में। तो इसका हमने प्रबंधन करने के लिए चाहिए कि प्रभावित पौधों के तनों पर भूमि की सतह से ऊपर, भूमि की सतह पे कह लो 0.1% कार्बन डीजम दवाई है, इस दवाई का घोल अच्छी तरीके से हमने सींचना है पौधे के तने के पास। एक और बीमारी लगती है कद्दू वर्गीय सब्जियों में, नाम है मोजैक।
मोजैक बीमारी जो है ये विषाणु से पैदा होती है। ये रोग अड़, चेपा, एफिड नामक कीट से फैलता है और प्रभावित पौधों के इसमें पहचान ये है कि प्रभावित पौधों के पत्ते पीले और हरे हो जाते हैं। ऐसे पत्ते बदरूप हो जाते हैं, कम विकसित होते हैं और प्रभावित पौधों की पैदावार कम हो जाती है। तो इस बीमारी का सामना जब फसल करे तो फिर हमने क्या इंतज़ाम करना कि 250 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी ताकत की दवाई ले लें और 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना लें और इसको छिड़काव फसल पे करें 1 एकड़ क्षेत्र पे। ज़रूरत पड़े तो फिर हमने 10 दिन के अंतर पे इस छिड़काव को दोहराना भी है। तो ये बात थी कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखभाल के बारे में। एक और बहुत बेशकीमती बातचीत है, यह बेशकीमती जानकारी है, आप सबके काम की है। भाइयों, गेहूं की फसल कटने वाली है, कहीं कहीं तो दांती पड़ भी ली। तो ऐसे में जब खेत खाली होगा उसके तुरंत बाद हमने अपने खेत की जान बढ़ाने के लिए, खेत का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, मिट्टी को भरपूर ताकत देने के लिए हरी खाद के रूप में ढैंचे का इस्तेमाल करना चाहिए। हरी खाद के रूप में ढैंचे का इस्तेमाल करने के लिए सरकार भी मदद कर रही है। कह रहे हैं कि 80% तक अनुदान मिलेगा। तो इस बारे में हम आपको एक छोटी सी जानकारी दिलवा रहे हैं। हरी खाद का महत्व, इस विषय पे आज हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर N.K. गोयल। आप चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र दामला, जिला यमुनानगर में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हरी खाद का खेती में कितना महत्व है? सर, हरी खाद का मैं तो मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे शरीर के लिए हमारी प्राण शक्ति है, अब प्राणों के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है, इसी तरह हमारी हरी खाद के बिना कोई कीमत नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। जमीन के अंदर जीवांश की मात्रा हरी खाद से बढ़ती है, इसलिए हरी खाद सबसे ज्यादा महत्व, शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो हरी खाद की जब बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो डॉक्टर साहब किन किन फसलों को हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? सर, अगर धान गेहूं फसल चक्कर में देखें तो हमारा सबसे बढ़िया ढैंचा है जी। इस टाइम मतलब ढैंचा बुआई, हम गेहूं कटते ही ढैंचा की बुआई कर सकते हैं और धान गेहूं फसल चक्कर के लिए ढैंचा है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास सनी, बरसीम, मूंग, उड़द, लोबिया, ये बाकी फसलें हैं, जितनी भी दाल वाली फसलें हैं, ये इनको हम उसमें मेथी और इसको हम सब हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो ढैंचा है वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा को जमीन में इकट्ठा करता है और सबसे ज्यादा हरा पदार्थ जमीन में इकट्ठा करता है, इसलिए ये सबसे बेहतर हरी खाद माना गया है। और ढैंचा पे सरकार की तरफ से भी बड़ा जोर दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से इस पे अनुदान भी बीज पर दिया जा रहा है और इसके लिए किसान 4 अप्रैल तक मेरी फसल मेरी ब्योरा पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 4 अप्रैल तक एक किसान को 10 एकड़ तक का बीज अनुदान पर दिया जाएगा। तो ये हरियाणा सरकार इसके लिए बहुत चिंतित है, क्योंकि हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति बड़ी कम होती जा रही है। खादों का हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा जमीन में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ गया है। उसको ठीक करने के लिए हमें जमीन के अंदर जीवांश की मात्रा को बढ़ाना है, जिसके लिए हमें हरी खाद का योगदान सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी करना है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अब जैसे गेहूं से खेत खाली होंगे तो हरी खाद के रूप में ढैंचे का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। जी, हरियाणा सरकार उस पर अनुदान भी दे रही है और आपने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जाकर के किसान भाई को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाँ, और हाँ उसकी आखिरी तारीख आपने बताई 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2022। हाँ जी, और एक किसान को 10 एकड़ तक का बीज अनुदान पे दिया जाएगा। एक किसान को 10 एकड़ तक का बीज अनुदान पे दिया जाएगा। जैसे कोई अनपढ़ किसान है और उसको इसके बारे में नहीं पता, सर, तो वो कॉमन सर्विस सेंटर पे चला जाए, किसी इंटरनेट वाली दुकान पे चला जाए जी, मेरी फसल मेरी ब्योरा पे पोर्टल पे। अभी आजकल सभी किसान जी जो भी अपनी खेती कर रहे हैं, सबका फसल का ब्योरा मेरी फसल मेरी ब्योरा पे जानकारी सब किसानों से दी गई है। तभी गवर्नमेंट उसको, चाहे गेहूं है चाहे सरसों, आपकी उसके गवर्नमेंट खरीद करेगी। जिनका मेरी फसल मेरी ब्योरा पे, कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, मेरी फसल मेरी ब्योरा के बारे में। अगर नहीं भी है, किसी भी कॉमन सेंटर पे जाके, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके, कंप्यूटर सेंटर पे जाके इसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, बैंक की कॉपी और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स दूसरी फसल की रजिस्ट्रेशन के लिए वही वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उनके लिए फैमिली आईडी चाहिए, उनका अपना ये परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड जी, बैंक की कॉपी, बैंक का अकाउंट नंबर, यही डिटेल चाहिए। वो वहां ले जाके बड़े आराम से इसको कर सकते हैं।
बड़ी कम कीमत में इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, तो ये तो आपने एक ऐसा साधन बता दिया डॉक्टर साहब कि भी अभी मौका भी है और गेहूं से खेत खाली होने वाले ही हैं, तो ऐसे में किसान भाई हरी खाद के रूप में ढैंचा को बो सकते हैं और ढैंचा अनुदान पे मिल रहा है डॉक्टर साहब। 80% अनुदान पे बीज दिया जा रहा है। 80% अनुदान पे बीज दिया जा रहा है जी। तो ये जानकारी किसानों के बहुत काम की भी है, समसामयिक जानकारी है। किसान भाई इस जानकारी से जरूर फायदा उठाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपसे ये भी अनुरोध करेंगे डॉक्टर साहब कि आप किसान भाइयों के इस मौके के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मेरी तो सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना है कि अपने खेत में हम, जैसे हमारी सरकार कह रही है कि यूरिया की अगर फैक्ट्री लगानी है तो हमें ढैंचा जरूर उगाना चाहिए। जमीन के अंदर नाइट्रोजन इकट्ठी करने की बहुत ज्यादा क्षमता है और सारी फसलों में से, सब दलहनी फसलों में से, सब हरी खाद में से सबसे बढ़िया ढैंचा प्रयोग में पाया गया है कि सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की इकट्ठी ढैंचा फसल करती है। और इसके करने से क्या पता है, जमीन के अंदर बड़ा पोलापन आ जाता है, जमीन के अंदर जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है, जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, हवा का संचार बड़ा अच्छा हो जाता है, पानी का संचार बड़ा अच्छा हो जाता है और इसके अंदर हमारी यूरिया की बचत हो जाती है। जो आपके धान के अंदर आपने पोषक तत्व डालने हैं उसमें 1/3 पोषक तत्वों की बचत हो जाती है और जिस खेत में आप धान भी लगाएंगे उसकी पैदावार भी अच्छी मिलेगी। इसके बाद उस खेत में गेहूं की पैदावार भी हम आपको ज्यादा मिलेगी। ये बहुत बढ़िया हमारा धान गेहूं फसल चक्र में ढैंचा की फसल है जिसको हर किसान को लगाना चाहिए। इससे ढैंचा लगाने से पानी की भी बचत होगी, जो पानी भी हमारा भूमिगत पानी कम होता जा रहा है, इसमें भी हमारी बचत होगी क्योंकि ये पानी को रोकने की क्षमता ढैंचा लगाने के बाद बढ़ जाती है, पानी हमें कम प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये तो आपने बहुत बेशकीमती जानकारी दी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर एन.के. गोयल जी, आपका इस जानकारी देने के लिए और हमारे से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो भाइयों, ढैंचा एक उत्तम हरी खाद है, हमने इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और ऐसे में कि जबकि 10 रुपये में से 8 रुपये हमें अनुदान मिल रहा हो, फिर तो हमने जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब खेत की जान बन जाएगी, बढ़ जाएगी। अब करेंगे भाइयों मनोरंजन, जिसको गाया है राम निवास शर्मा ने। आइए सुनते हैं। भाई भजन करने से इंसान का परलोकी बना रहता है, ये परलोक बना रहता है। भजन करने से इंसान का परलोक बना रहता है, ये परलोक बना रहता है। भाई सबकी समझो एक आत्मा, उसको कहते लोग महात्मा। उसते आगे परम आत्मा जब मर जा गडे ईमान का सती धर्म तैया रहता है, ये परलोक बना रहता है। भाई कामे क्रोधी मधी लोभ ने तज के शीली दया
संतोषी समझ के प्रेम का प्याला पी ले नरज के जब संकट कटे जियान का तब एक जना रहता है मेरा परलोक बना रहता है। वो ममता ते दूरी रहेगा आनंद में भरी पूरी रहेगा सदा चमकता तेरा नूरी रहेगा जो सेवक रहे भगवान का यो किला अटल चिड़ा रहता है मेरा परलोक बना रहता है। भाई भाई बंधियोरी कुटुंबी कबीला झूठी समझो ये नकली रलीला मांगे राम तेरा जबर वसीला जो सच्चा रहेगा जुबान का तब मर्द पना रहता है ये परलोक बना रहता है। भजन करने से इंसान का परलोक बना रहता है ये परलोक बना रहता है। भजन करने से इंसान का परलोक बना रहता है। ये थे रामनिवास शर्मा। तो भाइयों एक तो बातचीत कर ली जाए मौसम के बारे में कि जो मौसम है आम तौर पे आज भी साफ रहा, खुश्क रहा और कल भी मौसम जो है वो साफ रहने की संभावना है, खुश्क बने रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान आज 36 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसी ही संभावना कल भी मौसम के बने रहने की है। तो बात करें कल के कार्यक्रम की। कल दिन मंगलवार है लेकिन कल फ़ोन इन कार्यक्रम नहीं जाएगा और हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे रबी फसलों की कटाई और बिक्री में सावधानियां। इस विषय पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि रबी फसलों की कटाई का समय आ गया भाइयों। तो किस तरीके से कटाई करनी चाहिए, किस तरीके से सावधानी हमने कटाई के दौरान रखनी चाहिए या मंडी में ले जाते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन सब बातों पे हम कल चर्चा करेंगे कल के कार्यक्रम में। और बात आई मंडी ले जाने की, तो हमारी जो फल सब्जियां भी हैं, फल सब्जियों में भी एक बात ज़रूर रहती है भाइयों कि फलों को, सब्जियों को तुड़ाई के बाद उनको किस तरीके से हमने रख रखाव करना चाहिए। ये एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि फलों का, सब्जियों का जो संतुलित भोजन में स्थान भी है, इनमें खनिज भी होते हैं, लवण भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं और हमारे शरीर के लिए ये अच्छे भी रहते हैं। पर साफ़ सुथरी सब्जी मिले तो उसका कहना ही क्या। तो ऐसे में हमने जब हम अपने खेत में से या फल वृक्षों से फल तोड़ें या सब्जी तोड़ें तो एक तो हमने कटाई छटाई ज़रूर करनी चाहिए। पत्ती वाली सब्जियां हैं जैसे पालक, मेथी, धनिया, या तो ये मुरझाई हुई
होंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी, मंडी में अच्छा भाव नहीं मिलेगा। या प्याज की डंठल है, इनको भी हमने काटना चाहिए, कम से कम 2-2.5 सेंटीमीटर काटना चाहिए गर्दन के मतलब नीचे से। और पत्ता गोभी, फूल गोभी की बारी पत्तियों को तोड़ देना चाहिए। गाजर शलगम है, उसकी सूखे पत्तों को हटाना चाहिए, रेशों को साफ़ करके बाज़ार में ले जाना चाहिए। साफ़ सुथरी सब्जी देखो भाइयों सबको अच्छी लगती है और अच्छा भाव उसका मिलता भी है। हम जितनी मेहनत करते हैं उसका हमें अच्छा भाव भी मिलता है। फिर आई बात छटाई की। बाज़ार में सब्जियों को ले जाने से पहले, भंडारण से पहले छटाई ज़रूरी है। आलू की भी छटाई करके ले जाना चाहिए, वैसे तो प्याज की भी छटाई करनी चाहिए। हम सब्जियों की छटाई नहीं करते, टमाटरों की भी छटाई करके ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह कुरिंग है, तोड़ी हुई सब्जियां जैसे प्याज, लहसुन, आलू, शकरकंदी को छाया में रखते हैं, जिससे इनका छिलका कठोर हो जाता है और भंडारण क्षमता बढ़ती है। आलू को खुदाई के 10-15 दिन बाद तक छाया में रखना चाहिए। आलू के ढेर लगा कर गिल्ली बोरियों से ढक कर रखना चाहिए, जिससे आलू अरे नहीं रहते। और भाइयों धोना भी चाहिए सब्जियों को, जैसे मूली गाजर को तो सारे धोएं, पत्ते वाली सब्जियां होगी, शलगम, भिंडी, शकरकंदी, धो के अगर सब्जियों को लेकर जावेंगे। और धोना भी कोई इसमें मुश्किल बात नहीं, टैंक बना लें, ट्यूबवेल की होती हो वही है, उसमें धो लें। कुछ सब्जियां जैसे खरबूजा, तरबूजा, खीरा, टमाटर, बैंगन, ये ब्रश से भी साफ़ कर सकें या कपड़े से भी साफ़ कर सकें। जितनी मेहनत करेंगे उतना हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। फिर बात आई सुखाई की। सब्जियां, फल धोने के बाद सुखाना भी ज़रूरी है। सुखाने के लिए छाँव वाली जगह हवादार होनी चाहिए, ज़्यादा ठीक रहेगी। तो एक होती है प्री कूलिंग, कि तुड़ाई के बाद सब्जियों को ठंडा करना बड़ा ज़रूरी है। खेत में से आप देखें कि गरम गरम टमाटर धूप के तपे और तोड़ लें और उनको ठंडा नहीं करते, तो सांझ के टाइम तोड़ें, सारी रात उनको ठंडा रहने दें, खुले में छोड़ दें और तड़की तक वह बढ़िया तरीके से ठंडे पाएंगे। तो खेत की गर्मी की वजह से फल सब्जियां की तुड़ाई तुरंत बाद स्टोर ना करें। एकदम से स्टोर करने से फल सब्जी खराब हो सकते हैं और उनकी लाइफ भी, उनका मतलब ना भी कम हो जाएगी। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि ठंडे कमरे में या वैक्यूम कूलिंग में उनको ठंडा कराया जाए। जितनी हम सब्जियों के साथ मेहनत करेंगे भाइयों, ये नहीं भूलना चाहिए कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, अच्छा हमें फ़ायदा सब्जी भी देकर जाएगी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम का अंक, जिसके प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दी इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।